तबलीगी जमात का आका मौलाना साद जो अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की जितनी कोशिश करता है उसकी करतूत का सच उतनी तेजी से बाहर आ जाता है और जमातियों ने साद की गहरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है कि किस तरह उसने देश में कोरोना फैलाने का कांड किया। दरअसल जांच को पुख्ता करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने 166 जमातियों के बयान दर्ज किए। उसमें जमातियों ने कबूल किया कि 20 मार्च के बाद मरकज में रुकने के लिए साद ने ही कहा था। तारीख पर गौर कीजिए, 20 मार्च जब दिल्ली में किसी भी कार्यक्रम या जुलूस पर पूरी तरह रोक लग चुकी थी, बावजूद इसके साद ने कोरोना वाली जमात की भीड़ जुटाई। उसकी इसी हरकत की सजा पूरा देश भुगत रहा है। मरकज से निकले जमाती जहां जहां गए कोरोना फैलाते गए। उधर विदेशी जमातियों की मूवमेंट पर खुलासा हुआ है कि मरकज में शामिल 2100 विदेशी देश के 824 अलग अलग हिस्सों में गए। अब साद और उनके रहनुमा बताएं ये कोरोना फैलाने की गहरी साजिश नहीं तो और क्या है, और क्यों न चले साद पर देशद्रोह का केस। सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए आज का ये अपडेट। शातिर साद ने किस तरह देश में कोरोना फैलाने की साजिशें रची, उसकी पोल पट्टी जमातियों ने ही खोल कर रख दी। भले ही 28 मार्च के बाद से अब तक साद सामने न आया हो, मगर उसका बड़ा राज बाहर आ गया। जो खुलासा हुआ वो बहुत चौंकाने वाला है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में 166 जमातियों ने कबूल किया कि 20 मार्च के बाद भी मरकज में रुकने के लिए साद ने ही कहा था। आपको बता दें कि उस दौरान दिल्ली में किसी भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगी थी। इन आदेशों के साथ ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। क्राइम ब्रांच ने 166 जमातियों के बयान दर्ज किए हैं और जमातियों ने कबूल किया कि मौलाना साद के कहने पर ही मरकज में रुके थे। जमातियों ने यह भी बताया कि वो मरकज से बाहर निकलना चाहते थे, मगर उन्हें मना किया गया था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक उनके पास काफी सारे सबूत हैं, जिससे पता चलता है कि निजामुद्दीन के मरकज में लोगों को पुलिस की नोटिस देने के बाद भी जानबूझकर रोका गया था, जिसको साबित करने के लिए क्राइम ब्रांच ने 166 जमातियों के बयान दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि 30 मार्च को जब जमातियों की भीड़ निकाली गई, तब तक जमातियों की भीड़ कोरोना वाली जमात में तब्दील हो चुकी थी। जिस मौलाना साद पर देश भर में कोरोना संक्रमण फैलाने का इल्जाम है, आज वही मौलाना साद कोरोना की आड़ लेकर दिल्ली पुलिस और कानून को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मौलाना साद भी जानता है जब तक वह सरकारी अस्पताल से अपनी कोरोना जांच नहीं करवा लेता, तब तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। शायद यही वजह है कि मौलाना साद बार बार कहने के बावजूद सरकारी अस्पताल से अपनी कोरोना जांच नहीं करवा रहा है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल रही है। साद के खिलाफ उसके बेटों और रिश्तेदारों समेत 150 से ज़्यादा लोगों के बयान लिए जा चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि वह मरकज में मौलाना साद के कहने पर रुके थे। ये खुलासा भी हो चुका है कि मरकज में देश विदेश से 16,500 जमातियों ने हिस्सा लिया था। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ज्यादातर लोग इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और किर्गिस्तान से करीब 2100 विदेशी नागरिक भारत आए थे। ये देश के करीब 824 अलग अलग हिस्सों में गए। वहीं 216 विदेशी नागरिक निजामुद्दीन मरकज में ही मौजूद थे। 960 लोगों के खिलाफ वीजा उल्लंघन के मामले में कार्रवाई हुई है। विदेशों से भारत आए जमात के सदस्यों को काउंसलर एक्सेस देगा भारत। एक तरफ ईडी की टीमें तबलीगी जमात से जुड़े खातों की जांच कर रही हैं, हवाला कनेक्शन की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। उधर तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद के खिलाफ एनआईए जांच की मांग भी उठी है। इस मामले में याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। क्राइम ब्रांच से बचने के लिए साद अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट को ढाल बना रहा है। उसने अभी तक अपनी कोरोना की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच की टीम को नहीं सौंपी। साफ है कि मरकज मामले में दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो इसी पर बहस करने के लिए, कोरोना साद पर बहस करने के लिए, मौलाना नहीं है, ये कोरोना साद है। तालिबानी सोच वाली इसकी जमात है जो मौत बांट रही थी पूरे देश के अंदर। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ निकत अब्बास जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बीजेपी की वर्कर हैं, एमएच खान हैं, ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सिराज कुरैशी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ मौलाना सईदुल कादरी साहब हैं, प्रेसिडेंट है कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के। इसके अलावा मेरे साथ मुजब्बिर रहमान हैं, तालिबानी जमात के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ मोहम्मद आकिब रेंजू शाह साहब जुड़ेंगे जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये श्रीनगर से थोड़ी ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। मुजब्बिर रहमान आइए, बड़े दिनों से आपकी मुलाकात नहीं हुई थी 9 PM पर अब ये साबित हो चुका है
कि कोरोना साध ने षड्यंत्र किया, तालिबानी सोच के साथ तालिबानी जमात को आगे बढ़ाया और देश के 824 जगहों पर कोरोना पहुंचाया कुरियर बना के। कहां छुपा है कोरोना साध? कहां छुपा है कोरोना साध? जवाब दीजिए, देश जवाब मांग रहा है। मुजब्बिर रहमान आपसे। दीपक जी, हाँ, आपने एक वाक्य कहा कि देशद्रोह का चार्ज क्यों ना लगे। उसका जवाब आपने उसके पहले कहा कि उन्होंने लोगों को जाने नहीं दिया कहीं, उन्होंने रोक के रखा और उन्होंने प्रशासन के पास गए, उनसे बोला कि भाई आप निकालिए इनको, प्रॉपर टेस्ट करना है टेस्ट करिए, जो करना है करिए, हम नहीं जाने देंगे कहीं, आप इनका टेस्ट करिए। ये आपके हिसाब से बता रहा हूं मैं, क्राइम ब्रांच की थ्योरी के हिसाब से। अच्छा। तो इस कार्य के लिए उनको जहां उन्होंने प्रशासन की इतनी मदद की, जबकि उनको इस जगह कोई ऑर्डर नहीं था, प्रशासन कह रहा था निकाल फेंको लोगों को, बस ताला लगा दो, देश में कोरोना फैला दो, तो फैला दिया ना उनने, फैला दिया ना, बिना बताए भेज दिया, फैला दिया। मुजब्बिर रहमान, ये मौलाना साहब नहीं, कोरोना साहब है, कोरोना साहब। कलंक है समाज और मानवता के नाम पर, कलंक है मानवता और समाज के नाम पर। मुजब्बिर रहमान दीपक जी सुन लीजिए ना, क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट खुद बता रही है कि रोक के रखा, कहा कि नहीं जाने दो, नहीं जाएंगे आप लोग, आप अंदर ही रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर ही रहेंगे, देश के अंदर कोरोना नहीं फैलाएंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, मत जाओ कोई भी। और पुलिस के पास लॉकडाउन नहीं लगा था 20 मार्च को, लॉकडाउन नहीं लगा था 20 मार्च को। अरे देश को कोरोना से बचाने के लिए भारत, अरे भाई अकल के दुश्मन मुजब्बिर रहमान, 20 मार्च को लॉकडाउन नहीं लगा था। उन्होंने पहले से ही, जब हमारे प्रधानमंत्री साहब सो रहे थे, जाग गई थी उनकी पुष्टि हमारे मौलाना साहब की। आप तो बोलते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप नमस्ते ट्रंप करा, आपके भाई बंधु लोग शाहीन बाग में बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे? आपके भाई बंधु जो है ईस्ट दिल्ली के अंदर दंगा करा रहे थे और क्या कर रहे थे बताइए? हमारी सरकार सो रही थी, जब हमारी सरकार सो रही थी उस टाइम अरे तो मौलाना साहब सो रहे थे क्या? ये बहुत बड़ी जागी हुई थी, अभी आपने बताया ना नहीं जाने दिया, 20 तारीख की बात है ये। दूसरी चीज, अब आपको अगर दीपक जी आप एक पत्रकार हैं तो आपको इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी, कि उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। हमारे प्रधानमंत्री ने हाथी पे चढ़वा के घुमाऊंगा उनको 26 जनवरी को, हाथी पे चढ़ा के बहादुर बच्चों का सम्मान होगा। थोड़ी देर में आप भारत रत्न की मांग कर लेंगे कोरोना साहब के लिए। को उनके लिए 5 मिनट के लिए दीपक जलाने चाहिए और मौलाना साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। मौलाना साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। तालियां बजा रहा हूं मैं, क्लैपिंग कर रहा हूं सर, आप सब क्लैपिंग करिए। कोरोना साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, तबलीगी जमात की नहीं मांगे। शिराज भाई आइए, भारत रत्न दे दे उनको। हाथी पर चढ़वा पे के भी घुमाए 26 जनवरी को, हाथी पर चढ़वा के बहादुर बच्चे घूमते हैं उसमें। उसकी कोई आजकल जीते हो गए। आप उनके लिए दिखावे बाजों के लिए रख लीजिए दीपक जी। देखिए जिस तरह से दीपक जी मेरे को सुन लीजिए, मौलाना साहब के लिए, दीपक जी मेरे को सुन लीजिए, मैं अकल का दुश्मन मैंने आज से मुजब्बिर रहमान से बड़ा अकल का दुश्मन आज तक नहीं देखा मैंने जो भी बात कही है एकदम फैक्ट कही है। मतलब ये कितने शर्म की बात है कि आज की डेट में लगभग 50% से ज्यादा जो कोरोना भारत में फैला है उसके लिए तबलीगी जमात के वो लोग जिम्मेदार हैं जिसको मौलाना साद ने छुपा के रखा हुआ था। मैं उनके बयान को कोट कर रहा हूं साहब, बयान को सुनिए। देखिए बयान उन्होंने बड़े जहालत वाला बयान दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अमल से रोकने की साजिश है, मुसाफा और पास नहीं बैठे, एक प्लेट में खाना नहीं खाएं, मुसलमानों की दिलों की मोहब्बत को रोकने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। मतलब ये केंद्र सरकार पे ये निशाना साध रहे थे। सारी बातें बात सुनिए मेरी, आपने कहा 50-60 देखिए और उसमें एक और बात यह है कि मुसलमान एक दूसरे से नहीं मिले, ये जहालत है। देखिए मौलाना साहब ने जो जुर्म किया है ना, उसके लिए मैं आपको बताता हूं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की जो सेक्शन है 51 और 58 जो उनके ऊपर लगी हुई है, उसमें उनको 2 साल की सजा का प्रोविजन है। दीपक जी एक चीज और बता दूं, कानूनी बात बताऊंगा केवल मैं, और दूसरी बहस नहीं करूंगा, कि देखिए आज जो बयान लिए गए हैं वो सेक्शन 161 के अंतर्गत लिए गए होंगे इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, और जो 161 के बयान लिए जाते हैं वो कोर्ट के अंदर बकायदा सबूत के रूप में पेश किए जाते हैं, ये भी बात बता दूं। और जो सबूत अगर उनके ऊपर तय हो गया है तो उनको 2 साल की सजा तो कम से कम होने ही वाली है, प्लस फाइन होने वाला है। तो जब आप मांग कर रहे हैं तैयारी करें कि वो जल्दी से जल्दी जाएंगे, ये इनका झूठ का सर 304 भी लगा उनपे। आपने जो हाँ एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट लगा हुआ है, 1897 लगा हुआ है, आईपीसी की 304 भी लगी है। झूठ कुछ भी नहीं बोला है, झूठ कुछ भी नहीं बोला है, ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। मुजब्बिर रहमान साहब आप सुन लीजिए, हम कोई झूठ नहीं बोलते, सब सुन लीजिए। सरकार ने मुजब्बिर रहमान आपको खामोश रहना होगा। आपके वक्त पर शिराज भाई नहीं बोले थे मुजब्बिर का ऑडियो डाउन, सिर्फ शिराज भाई का ऑडियो जाएगा। हम तो हाँ
शिराज भाई, उन पर 304 भी लगा है हम तहकीकात पे बोलते हैं, हम बिल्कुल सच्ची बात बोलते हैं। उन पे 304 भी लगा है और मेरी ये मांग है आज के इस बिल्कुल सही खुलासे बात के है, बाद, बिल्कुल आज के सही इस बात है। खुलासे और के बाद इनके ऊपर जो लगेंगे ना एक्ट, जो मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उसके तहत ये सारी चीजें आ जाएंगी, जिसमें ये बोला गया है स्पष्ट रूप से कि आपने अगर किसी भी भार साधक अधिकारी का, पुलिस के अधिकारी का, एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नमेंट का अगर डिजास्टर में आदेश नहीं माना है तो आपके ऊपर 51, 58 लगेगा, और वो उनके ऊपर लग चुका है। इसके अलावा आईपीसी की जो सेक्शन है 270, 271, वो भी आपके ऊपर लगी हुई है, आप उसकी भी तैयारी कर लीजिए अच्छे से। और आज जो 160 के ऊपर के जो बयान हुए हैं, उससे आप निश्चित मानिए, बिल्कुल यकीनन मानिए कि मौलाना साहब जेल से नहीं बच सकते हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं बच सकते हैं। ठीक है, एक बात और जानना चाहूंगा, आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील है शिराज भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या उन पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनता? उनके जमातियों ने जो पत्थर बरसाए मुरादाबाद पर, उनका एनआईए का केस लगा, माफ कीजिएगा एनएसए का केस लगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा, यहां तो इन पर ये दोनों भी लगना चाहिए, बनते हैं लॉजिकल तौर पर। जी जी, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस बनता है, अगर उनके ऊपर ये सिद्ध होता है एनएसए कि भी बनता है। मौलाना साद ने बिल्कुल, अगर उनने ये सिद्ध हो जाता है कि अगर ये सब चीजें जानबूझ के फैलाई गई थी और उनको मालूम था, उनको इल्म था, मौलाना साद एक छोटे मोटे आदमी नहीं है भाई, एक बहुत बड़े आदमी है, आपके पूरे देश में एक बड़ी जमात चलाते हैं, आपकी इज्जत है, आपको ये नहीं मालूम था कि कोरोना जैसे डिजास्टर में, एक महामारी में, एपिडेमिक में आपको क्या करना चाहिए इस्लामिक रूल के हिसाब से भी और भारत के कानून के हिसाब से भी। जब आपने भारत के कानून को नहीं मानना है, आपका उसका विरोध करना है, तो निश्चित रूप से ये देशद्रोही की ही बात है, उससे कम की कोई बात नहीं है जनाब। ठीक है, देशद्रोह की बात है, साफ कर रहे हैं शिराज साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के खुद वकील हैं। मोहम्मद भाई, आकिब भाई के पास चलता हूं सीधे श्रीनगर। आकिब भाई, मुझे बताइए कि मौलाना साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे, ये अपना कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे? आप जैसे लोगों को तो मांग करनी चाहिए, वो बाहर आए, गिरफ्तारी दें अपनी। बिल्कुल दीपक जी, हम मांग करते हैं कि हमारी जो देश की एनफोर्समेंट एजेंसीज है, अगर वो इस काबिल है, अगर वो पार के किसी दुश्मन को कुछ ही मिनटों में ठेस करती है, कुछ ही मिनटों में झकझोर रखती है, लेकिन मौलाना साहब को एक कौन सी चाल है मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कि उनको आज तक मौलाना साहब को वो ट्रेस नहीं कर पा रहे। सेकंड, मैंने ट्रेस तो कर लिया है, देखिए अभी ट्रेस तो कर लिया है मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से। अगर वो अपना कोरोना टेस्ट नहीं कराते हैं तब तक आगे उनसे पूछताछ नहीं हो सकती, जो वो नहीं करा रहे हैं। सही 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 सही। पॉइंट 1, मौलाना साद एक बंदा है जिससे आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। कुवैत से रिसेंटली हमें डिटेल्स आई, पहले आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। कुवैत से रिसेंटली उनकी डिटेल्स आई, उनके अपने इंटरनल डिटेल्स आए, जो वहां के कोविड पेशेंट्स है उनमें से 70% लोग हैं जो हिंदुस्तानी है। इसका मतलब नहीं है कि कुवैत के लोग आज बोले कि वहां पे कोविड हिंदुस्तान ने करवाया, नहीं, पर हिंदुस्तान में तो मौलाना साहब ने फैलाया ना, ये हम हिंदुस्तान में तो मौलाना साहब ने फैलाया ना, अब तो साबित हो गया है। वुहान में आज तक कोई जमात नहीं हुई है। अरे भाई, यहाँ तो साबित हो गया, आज 166 लोगों की गवाही हो गई कि जबरदस्ती रोक के रखा गया था, यहाँ तो साबित हो गया। और कोई मुसलमानों के लिए नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ तबलीगी जमात जिसकी तालिबानी सोच है उसके लिए कहा जा रहा है, कोरोना साथ के लिए कहा जा रहा है, मुसलमानों के लिए नहीं। यहाँ निगत भी मुसलमान बैठी है, खान साहब भी मुसलमान बैठे हैं, सिराज कुरैशी भी मुसलमान बैठे हुए हैं। जब शराब की पार्टियां हुई तब आपको क्यों लोगों का खतरा नहीं दिखा? आज आप ये जमात को बड़ा चढ़ा के चढ़ा रहे हो, या आप हमेशा न्यूज चैनल्स को क्यों मुस्लिम कम्युनिटी दिखती है? अच्छा, कोई गलती करे तो गलत ना बोले उसको, नहीं सिर्फ मुस्लिम। आप क्यों मौलाना साहब को मुस्लिम कम्युनिटी के पीछे बचाना चाहते हैं, बताइए। मैं तो नहीं कह रहा मुसलमान जिम्मेदार है कोरोना फैलाने के लिए, मौलाना साहब है, कोरोना साहब है, आपका ट्रिपल तलाक है, मुसलमान गलत, आप शराब पियो तो वो मुसलमान गलत नहीं है, उस वक्त तो आप लोग चमत्कार करते हो। शराब की बात यहाँ कहाँ से आई कोरोना साथ के बीच में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुसलमान हलाल खाए उसमें कुछ नहीं है, कोई झटका खाए उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान हलाल खाए तो आपके ये मुसलमानों की आड़ में क्यों छिपाना चाहते हैं कोरोना साथ जी को? दीपक जी, मुसलमान ने तो गलती नहीं की है, कोरोना साथ ने ये तो बहुत पुराना रिवाज है इनका। ये
बिल्कुल दीपक जी कहावत हमने बहुत पुरानी है, सुनी है कि घर का बेदी लंका ढाए। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मौलाना साद के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि 166 जो जमाती थी उन्होंने ही आके इनका भांडा फोड़ दिया। इतने दिनों से मुजीबुर रहमान जो झूठ पे झूठ कर रहे थे उसका पर्दाफाश इन्हीं के शागिर्दों ने कर दिया है और ये पानी पानी हो गए। पता नहीं आज टीवी पर भी कैसे बैठे, इन्हें शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए कि आज भी मौलाना साद को अवार्ड दे देना चाहिए। रही हिंदुस्तानी मुसलमान की बात, तो हम बात कर रहे थे, मेरे यहाँ पर बड़े दिग्गज भाई कह रहे थे कि शराबों की पार्टियां यहाँ पर किसी ने नहीं बोला। शायद आप अपडेटेड नहीं रहते, आप अपने कानों में या तो रुई डाल लेते या टीवी बंद कर लेते जब बाकी चीजों पर डिबेट होती है। जितनी पार्टियां हुई, जिसने भी कोरोना फैलाया है, सबकी बात करी गई और करी जाएगी। एक मिनट भाई साहब, बीच में मत बोलिए। मुजब्बिर ऑडियो डाउन प्लीज, मत बोलने दीजिए। मुजब्बिर ठीक नहीं है यार, ये काहे रहे हैं? आपके बीच में बोले हम, आपके बीच में बोले हम, आपके बीच में बोले हम नहीं ना, तो चुप रहिए 2 मिनट शांति का ध्यान दीजिए, नहीं तो ओम शांति बोल लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको अंदर से। खैर, शराब की दुकानें जो खुली है ये एक अलग टॉपिक है, क्यों खुला है वो सरकार से आप सवाल पूछ रहे, तो मैं आपको बता देती हूँ एक जिम्मेदारी नागरिक होने के तत्व से कि सिंपल सी बात है, जीएसटी वहां पे कम है, वहां पे टैक्स की जरूरत है, जो जरूरत है वो सारी पूरी की जा रही है, तो इस पे आप अभी बहस मत करो, वो टॉपिक अलग है। मुझे एक बात बताइए दीपक जी, बहुत सिंपल सी बात है कि मौलाना साद जैसे लोग जितने जमाती यहाँ पर गलत कर रहे हैं, ये हेलो जी बोलिए, आ रही है निकट आपकी आवाज। हाँ जी दीपक जी, हाँ मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जितने जमाती और मौलाना साद ये किसी प्रकार बस ये चाह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को खोखला कर दिया जाए। अब सोचने वाली बात ये है कि इन लोगों की कड़ी और तारे कहाँ कहाँ जुड़ी हुई हैं, शायद आप और मैं ना अभी सोच रहे हैं और सोचने की जरूरत है, क्योंकि कोई दो राय नहीं है इस बात पे कि इन लोगों के जिस तरह से हवाला और पैसा निकल कर आ रहा है कि इनके पाकिस्तानी संगठनों के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे, आतंकवादी ताकतों के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि जो कोरोना की टीम है जिसने पूरे विश्व में कोरोना फैलाया है, ये उसके टीम के जिम्मेदारी बंदे भी हों, तो वो हम लोगों को देखने की जरूरत है। और यही वजह, आज आप मुजीबुर रहमान से पूछिए कि अगर ये झूठे नहीं है मौलाना साहब, तो विजय माल्या की तरह भगोड़े की तरह छुपकर क्यों बैठे हैं, जैसे विजय माल्या बैठा है छुपकर? बताइए, जवाब दीजिए मुजब्बिर। हम डंके की चोट पर बोलते हैं कि चोरी करके हमारे देश से भाग के गया हो, तो विजय माल्या के लोन माफ हो गए अभी पिछले हफ्ते। अब आप चुप हो जाइए ना, सवाल अब मुझसे हुआ है, अब चुप हो जाइए। अब आपने बोल दिया बहुत, अब घर जाके बोलिएगा बाकी। नहीं, सवाल ये है कि मौलाना साहब, सवाल मैंने सुन लिया, मैंने सवाल सुन लिया, अब आपने सवाल सुन लिया, मैंने टाइम मत खराब करिए, 1 ही घंटे का टाइम है, 10 लोग बोलने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर जी। मैं सबसे पहले आप अपने दिमाग का ढक्कन खोलिए और ये बताइए कि अकल की दुश्मनी वाली बात मत बोलना, अकल की दुश्मनी वाली बात मत बोलना मुजब्बिर। पहले, और दीपक जी ये सवाल आपसे भी है और यहाँ बैठे हुए सिराज साहब से भी है जो भगवा कुर्ता पहने हुए हैं। मैं ये सवाल मेरा ये है कि लोगों को घर से निकालने में कोरोना फैलेगा या एक जगह रखने में कि भाई बाहर मत जाओ? आपसे मैं जेन्युइन सवाल है, आपसे जेन्युइन सवाल है, अगर वो लोगों को निकल जाने देते नहीं, बिल्कुल अब मैं क्या बोलूं मुजब्बिर आपको? भाई साहब क्या बातें कर रहे हो? मुजीबुर रहमान की मरती जलेबियां मत बनाओ, यहाँ पर किसी को मीठा नहीं खाना। सवाल लॉकडाउन का मतलब क्या है ये बताइए, लॉकडाउन का मतलब क्या है ये बताइए, लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? लॉकडाउन का मतलब ये है कि जो व्यक्ति को बोला जाए वो घर पे रहे, पूरा हिंदुस्तान घर पर बैठे, पर अगर किसी अरे 20 मार्च को लॉकडाउन नहीं हुआ था, अकल के दुश्मन मुजब्बिर रहमान, 20 मार्च को लॉकडाउन नहीं हुआ था। संक्रमित तो नहीं है, काम किया, बहुत अकलमंदी का काम किया। ठीक है, मौलाना कादरी के पास चलता हूँ, भारत रत्न देंगे, भारत रत्न देंगे, चिंता मत करिए, भारत रत्न देंगे, बात के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए, हम देंगे, भारत रत्न देंगे, तिहाड़ जेल में देंगे, तिहाड़ जेल में देंगे भारत रत्न, चिंता मत करिए। खान साहब मुझे बताइए, मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि अकल से कितनी बड़ी दुश्मनी है उनके समर्थकों की कि अभी भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि मौलाना साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। खान साहब क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले देखिए चौरसिया से शुरू से कह रहा हूं कि ये मौलाना शब्द बहुत बड़ा शब्द है, बहुत इस साथ के लिए मौलाना शब्द लगाना हम तो समझते हैं बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है। आज से हमने उसका ये नाम शैतान साध है, कोरोना साध, आज से उसका नाम कोरोना साध है। नहीं, शैतान साध करिए, कोरोना साध मत करिए। अच्छा नाम है, शैतान साध करिए। देखिए शैतान साध कहिए, शैतान साध इसलिए कहिए
कि जो दीन को ना मानता हो, जो अल्लाह के रसूल की बात को ना मानता हो, जो आदमी अपने औलिया कराम को ना मानता हो, वही शैतान होता है। देखिए शैतान, आप देखिए बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला था, मेरी बात सुन ले। मुजफ्फर you have to सुन behave. लीजिए, जी सुन लीजिए खान साहब, सुन लीजिए। देखिए चौरसिया जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं उस पर तर्क देता हूँ। शैतान मैं क्यों कह रहा हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को जो ना माने, जो औलिया कराम की बात को ना माने, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे न चले, वही तो शैतान हो सकता है। देखिए एक वाकया मैं आपको बता दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद नबी के बाहर खड़े थे। एक यहूदी ने कहा कि आप जरा रुकिए, आपसे मुझे कुछ बात करनी है, मैं अभी आता हूं, जाए 10-20 सेकंड दीजिएगा। वो 3 दिन तक नहीं आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े रह गए। और उनके मानने वाले ये हैं, उनको नहीं मानते हैं, उनके बराबर की अपने आप को बताते हैं कि मैं उनके बराबर का हूं। यो किसके मानने वाले हैं भाई? चटाई पे सोते थे, वो मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे। ये 12-12 एकड़ में जमीन, मकान, हवेली, 80-80 लाख की गाड़ियों में चल रहे हैं। ये कौन से इस्लाम के मानने वाले हैं? ये मुसलमानों की जमात नहीं है। चौरसिया जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं। ठीक है, मौलाना कादरी के पास चलता हूं। मौलाना कादरी, आप भी कहेंगे शैतान साद आज कह दीजिए। मौलाना कादरी आज कह दीजिए शैतान साद। शैतानों का काम क्या है इसने, इंसानों का नहीं। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपके शो की एक तारीफ किया था कि आज के बारे में जो समन जारी हुआ है वो बताइए। तो आपने कहा था कि मैं अपने प्रोड्यूसर से ख्वाहिश करूंगा कि समन बताए। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन हो गया, कोई आप समन नहीं बता सके। दूसरी बात, मौलाना साहब, मौलाना साद का जो समन आपने कहा था कि समन बताऊंगा, प्रोड्यूसर से ख्वाहिश भी की थी, वो 15 दिन हो गए आज तक। चिंता मत करिए, सब है मेरे पास, चिंता मत करिए। आप ये बोलिए, आप शैतान साद कहेंगे ना उसको? नोटिस नहीं, समन बताइए कि वो पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया, उसकी कॉपी आप बताने का वादा किए थे, वो बता दीजिए। उनको क्राइम ब्रांच ने लिखा है कि मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत जब तक वो ये डिक्लेयर नहीं करेंगे कि वो कोरोना निगेटिव है, तब तक उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, जिसके लिए कई बार उनको कहा जा चुका है। वो करवाते ही नहीं, इतने बड़े ढीठ हैं, इतने बड़े शैतान साद हैं। उनको पता है उनकी जगह तिहाड़ जेल है। उनने जैसे ही कोरोना का इन्वेस्टिगेशन कराकर रिपोर्ट सौंपी सरकारी अस्पताल से, वैसे ही वो गिरफ्तार हो जाएंगे। इसीलिए वो करा नहीं रहे। मौलाना साहब आप बताइए, अब भी आपको समन चाहिए? मैंने तो पूरी कहानी खोल के रख दी आपके सामने। तो आपका जो पहला वाला बयान था कि पुलिस के सामने वो हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं, पुलिस जबकि उनको बार बार बुला रही है, तो मैंने पुलिस नहीं भाई, उनको तो देश के सामने हाजिर होना है। देश के गुनाहगार है मौलाना कादरी, वो देश के गुनाहगार हैं, इंसानियत के गुनाहगार हैं, मानवता के गुनाहगार हैं, पूरी दुनिया के गुनाहगार हैं। उनकी तबलीगी जमात नहीं है, तालिबानी जमात है। मैं तो मुंह खोल के कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं खान साहब उसको शैतान साद बोलेंगे, मैं उसको कोरोना साद बोलूंगा। उनके ऊपर एफआईआर हो गया है, केस रजिस्टर हो गया है, क्राइम ब्रांच उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जो लोग 160 लोग जिन्होंने बयान दिया, आप जानते हैं कि कानून में, अदालत में वो बयानात की कोई अहमियत नहीं है, तो आप उसको रिपीट कर रहे हैं, अपने चैनल पे बता रहे हैं। ठीक है, आपका हक है, आप बता सकते हैं, लेकिन अरे सर, शिराज भाई ने अभी बताया कि वो 161 सीआरपीसी का बयान है, वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। मौलाना साहब सुन तो लिया करिए, आपको असुद्दीन ओवैसी के सिवा किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। उन्होंने भी मौलाना साहब को नहीं क्रिटिसाइज किया, सुन तो लिया करिए सर। अच्छा, और एक बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जैसा कि आपके पैनल में कश्मीर से आए हुए मेहमान ने कहा कि इससे मुसलमानों के लिए बदनामी का सबब बना रहे हैं आप हजरात। इस तरह मौलाना साद की स्टोरी को बार बार आप जिस तरह से पेश कर रहे हैं, तो आपने उसको डिनाई किया। मैं उसके जवाब में, उसकी दलील में एक बात पेश करता हूं कि आपका जो सोशल मीडिया का जो पेज चलता है, वो सोशल मीडिया के पेज में आप जरा जाकर कमेंट्स देखिए। दीपक जी जरा कमेंट देखिए, आपका चैनल किसी हिंदुस्तान का हर जो नेशनल चैनल चल रहा है। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मौलाना साहब आप कुछ नहीं कह सकते मुझे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मेरे पैनल में हर आदमी मुसलमान है। 3 लोग मौलाना साहब की खिलाफत करते हैं, 3 लोग उनके वकील हैं। अब आप बता दीजिए मुझे, मैं क्या करूं?